ओके स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए मयूरी खन्ना। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंकिंग फेमा पार्ट 2। अर्लियर वीडियो में मैंने आपको फेमा पार्ट 1 पढ़ाया था और अब हम पढ़ेंगे फेमा पार्ट 2। सो लेट्स प्रोसीड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस कवर की थी, लाइक ऑथराइज्ड डीलर्स के बारे में, फॉरेन करेंसी के बारे में और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज पर द डेफिनेशन ऑफ फेमा। ये सब चीजें हमने कवर की थी और अब हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, प्रोहिबिशंस, क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं वो प्रोहिबिशंस अंडर है फेमा, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन 6 के अंदर मेंशन है। इसको हम डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? ऐसी कोई ट्रांजेक्शन दैट कैन ऑल्टर्स एसेट लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब है ऐसी लायबिलिटी जो अभी लायबिलिटी नहीं है बट इट मे बी पॉसिबल कि वो फ्यूचर में लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। ये तीनों चीजें अगर हमारी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, एसेट लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ है? वेयर आउटसाइड इंडिया, बट इट दे बिलोंग टू द पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोई भी अगर चेंज आता है, कोई भी ऑल्ट्रेशन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करेंगे, CAT कंसिडर करेंगे अंडर फेमा। ये देखिए, ये पार्ट 1 जो है इसी से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सेकंड पार्ट हम करते हैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड। ये देखिए, इसमें क्या कहते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन दैट कैन ऑल्टर एसेट लायबिलिटी या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी, ये कहाँ है? इंडिया के अंदर है, बट दीज थ्री थिंग्स बिलोंग्स टू पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स में भी अगर कोई भी चेंज आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कहेंगे अंडर फेमा, राइट। इसके अलावा कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू लोन्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज कुछ भी हो, तो उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कंसिडर करते हैं, करेक्ट। सो आगे बढ़ते हुए अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं प्रोहिबिशंस के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोहिबिशंस क्या होता है? प्रोहिबिशंस मींस कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो फेमा एक्ट के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो रिस्ट्रिक्टेड है, वो कहाँ मेंशन है? वो मेंशन है सेक्शन 3 के अंदर। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और इसके साथ साथ एग्जाम्पल को लेते हुए चलेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सबसे पहले है डीलिंग इन और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऑथराइज पर्सन क्या होता है। फेमा एक्ट के अंदर ऑथराइज पर्सन किसको बोलते हैं? ये कोई ऑथराइज डीलर हो सकता है, ये कोई बैंक हो सकता है जिसका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो, या फिर ये मनी चेंजर हो सकता है जो आरबीआई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो। ये तीनों ऑथराइज पर्सन कहलाते हैं। ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई भी डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी में अगर हम करते हैं तो वो प्रोहिबिटेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शन है फेमा के अंडर। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ये देखिए, कोई पी और आई है, पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में आता है और वो उसके पास कुछ डॉलर्स थे। वो बैंक के पास गया, उसने कहा बताओ मुझे इन डॉलर्स के बदले में आप कितने में मेरे डॉलर खरीदोगे? बैंक ने कहा हम एक डॉलर जो है आपको सिर्फ 80 रुपीज का देंगे, मतलब $1 के बदले में हम 80 रुपीज देंगे, बैंक ने कहा। उसके भाई ने कहा कि मुझे आप बेच दो, मैं आपको $1 के 90 रुपीज दूंगा। ओके। अब अगर वो भाई को बेचता है तो क्या जो ब्रदर है उसको दिया गया जो भी पैसा सेल किया, जो भी डॉलर सेल करेगा, क्या वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगा? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि उसका जो ब्रदर है ही इज नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन मेंशन्ड अंडर फेमा। अब इसे पढ़ लेते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन, नाउ दिस ट्रांजेक्शन इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फेमा बिकॉज डीलिंग इन और ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन इज प्रोहिबिटेड। अब ये ऑथराइज पर्सन को, जो इसका ब्रदर है, ही इज नॉट एन ऑथराइज पर्सन। अगर इसको वो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज सेल करता है, कोई भी डील करता है, कोई परचेज करता है, कुछ भी करता है, कोई भी डीलिंग होती है, तो वो कंसिडर नहीं, उसे हम रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजेक्शन कंसिडर करेंगे अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन ई में। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हुए सेकंड पॉइंट, मेक एनी पेमेंट और अदरवाइज थ्रू ऑथराइज पर्सन टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। कोई भी PROI है, ओके,
उसके बेनिफिट के लिए, उसके क्रेडिट के लिए, या तो उसके बिहाफ पे हम कोई पेमेंट करते हैं या उसके बेनिफिट के लिए पेमेंट किया जाता है, अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन, वो ट्रांजैक्शन भी प्रोहिबिटेड मानी जाएगी। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है इंडिया में, उसने अपनी सिस्टर को कहा कि मेरे बिहाफ पर तुम इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दो। अब जो पेमेंट अगर उसकी सिस्टर करती है तो क्या वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगी? नो, द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि ये पेमेंट जो है किसके लिए की? द पेमेंट इज फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट, इज नॉट परमिटेड, क्योंकि जो उसकी सिस्टर है वो एक ऑथराइज पर्सन नहीं है, इसलिए उसके थ्रू की गई कोई भी पेमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ PROI क्या कंसिडर होगी? वो एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, वो एक प्रोहिबिशन ट्रांजेक्शन कंसिडर होगी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन बी। नेक्स्ट है रिसीव अदरवाइज थ्रू ऑथराइज पर्सन, कोई भी पैसा अगर ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई भी पर्सन रिसीव करता है तो उसे भी हम क्या मांगेंगे? उसे भी हम रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मानेंगे। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू करने बताते हैं आपको। देखिए, एक कैनेडियन टूरिस्ट था, वो इंडिया में आया, उसने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी। अब उसके पास रुपीज तो थे नहीं, उसने क्या किया? कैनेडियन डॉलर जो है रेस्टोरेंट ओनर को दे दिया। अब क्या रेस्टोरेंट ओनर है उसने जो मनी एक्सेप्ट करा, फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करी, क्या वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज नो, बिकॉज जो रेस्टोरेंट ओनर है वो ऑथराइज पर्सन नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी अदर देन ऑथराइज पर्सन कोई भी फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करता है तो वो ट्रांजैक्शन prohibited consider होगा। The restaurant owner could not accept the foreign currency because he is not having money changer license, वो money changer license नहीं है उसके पास, और वो authorized person consider नहीं होगा as per the provisions of FEMA। तो इसीलिए इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स भी जो हैं वो प्रोहिबिटेड होंगी। इसके अलावा इफ एनीवन एंटर्स इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया as a consideration for or in association with acquisition or creation or transfer of a right to acquire any asset outside India by any person, means कोई भी asset acquire करी या हमने सेल करी, उससे रिलेटेड कोई भी कंसिडरेशन का कोई भी पैसा, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है सपोज मैंने कोई चीज सेल करी, उससे रिलेटेड कोई भी मनी जो मेरे को इन एक्सचेंज ऑफ दैट मिलेगा, सपोज मेरे पास कोई भी चीज है, जैसे कोई लैंड है उसको मैंने सेल किया, PRI का था और उसने उसको सेल किया, तो उसके बदले में जो उसको पैसा मिला उसे कहेंगे कंसिडरेशन। कोई इट एंटर्स इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्वाइजिशन, खरीदने के लिए या बेचने के लिए, ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन, उसे भी हम क्या कहेंगे? प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन अंडर फेमा कंसिडर होगी। अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो वो ये है कि या तो आप ऐसी ट्रांजैक्शंस में एंटर हुई है जो एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन की गई है, अदरवाइज अगर वो एक्ट के अलावा कुछ ऐसी एक्टिव ट्रांजैक्शंस है जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए जर्नल या स्पेशल परमिशन ग्रांट कराएंगे, किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फेमा के बारे में। जैसे कि हमें सभी पता है फेमा के बारे में, फेमा में जो प्रोविजंस है वो किसके रिलेटेड होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। कंट्रोलिंग बॉडी जो है वो कौन है इसकी? फेमा मैटर्स की, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेमा से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा उसका कंट्रोलिंग बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, करेक्ट। इसके अलावा तारापोर कमेटी ऑफ आरबीआई, ये आपको नाम याद रखना है कि तारापोर कमेटी ऑफ आरबीआई जो था उसने एक रोड मैप दिया था किसके बारे में? फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं CAC। CAC की फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी के बारे में रोड मैप किसने डिजाइन किया था? वो कमेटी का नाम है तारापोर कमेटी, एंड यू विल हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट है पेनल्टीज अंडर फेमा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से बहुत बार कई बार क्वेश्चन आता है कि पेनल्टी क्या है फेमा के अंडर। सबसे पहले तो ये सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट के अंदर मेंशन है कि अगर कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस होता है फेमा के अंडर तो उसकी पेनल्टी कितनी लगती है? 3 टाइम्स। सपोज करो कि नॉन कॉम्प्लायंस अगर क्वांटिफाइबल है, क्वांटिफाइबल का मतलब अगर हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा कितना रुपए का नुकसान हुआ, से 100 रुपीज का नुकसान हुआ, तो उसका 3 टाइम्स कितना हुआ? 300 टाइम्स। तो पेनल्टी कितनी लगेगी हमारी? 300 रुपीज लगेगी, अगर वो क्वांटिफाइबल है तो। इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज क्वांटिफाइबल तो हमारी पेनल्टी 3 टाइम्स लगेगी। और अप टू रुपीज मतलब 2 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक, अगर वो अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है, मीन्स अगर हम ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में नुकसान हमारा कितना हुआ, नॉन कॉम्प्लायंस कितना हुआ, तो हम 2 लाख रुपए तक उसका
जो है वो पेनल्टी लगा सकते हैं। पेनल्टी जो है 5000 पर डे का लगेगा अगर वो वायोलेशन परसिस्ट करता है, मतलब अगर वो वायोलेशन होना बंद नहीं हुआ तो 5000 रुपये पर डे के हिसाब से सेक्शन 13 अंडर फेमा के अंडर उसको पेनल्टी लगती रहेगी। ओके, नेक्स्ट है फेमा रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टू रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ब्रॉडली हम कहें तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जितनी हैं वो सारी क्या फ्री है, और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में रूल्स वगैरह जो हैं वो कौन, इस करंट अकाउंट के बारे में जो रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मतलब जितनी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसके बारे में रूल्स कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं यानी कि एसेट, लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी, इन तीनों के बारे में कोई भी ऑल्टरेशन से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उसको जॉइंटली कौन रेगुलेट करेगा, रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। Now this point need not to be confused with this point. Okay. No doubt RBI कंट्रोलिंग बॉडी है, मगर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी रेगुलेशंस है वो जॉइंटली ले जाएंगे, किसके बारे में, रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जॉइंटली डिसीजन लेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में। करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। अब अभी तक हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 6। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। हम एक एक करके आगे देखते हैं इन तीनों में क्या है। सबसे पहले शेड्यूल्स, 2 रूल्स। शेड्यूल 1 जो है उसमें हमारे पास ऐसी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है जो टोटली प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिसके ऊपर टोटल रिस्ट्रिक्शन है कि ये ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते, अगर आप करोगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस नहीं हो सकता। ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है CUT रूल्स 2000, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000, और ये टाइम टू टाइम अमेंड भी होता रहता है। ओके, शेड्यूल नंबर 2 में हमारे को ट्रांजेक्शन्स परमिटेड तो है, मगर उसके लिए हमारे को प्रायर अप्रूवल चाहिए, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये चीजें आपको याद रखनी है कि शेड्यूल 1 में वो एक ट्रांजेक्शन है टोटली प्रोहिबिटेड है, शेड्यूल 2 में वो ट्रांजेक्शन है जो प्रोहिबिटेड नहीं है, मगर उसके लिए हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन चाहिए। शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन है जिसके लिए हमारे को परमिशन चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, अगर ट्रांजेक्शन इन सार एक्ट की किसी भी लिस्ट के अंदर, शेड्यूल के अंदर नहीं फॉल करता तो हमें मानेंगे ये फ्रीली अंडरटेकन है, हमारे को किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। करेक्ट। अब हम सबसे पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, शेड्यूल 2 से स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 2 में मैंने आपको बताया कि हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट है जिसके लिए हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल चाहिए। ओके, सो ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है। पर्पज ऑफ रेमिटेंस, पर्पज ऑफ रेमिटेंस मतलब किन कामों के लिए चाहिए और कौन सी अप्रूविंग अथॉरिटी लगेगी, ये हमारे को याद करना है। इसमें से सभी याद करने की इतना नीड नहीं है, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सबसे पहले कल्चरल टूर, अगर हम कल्चरल टूर जा रहे हैं, कल्चरल टूर मीन्स हम घूमने के लिए जा रहे हैं, कल्चरल टूर के लिए जा रहे हैं, कल्चरल एजुकेशन के लिए, या फिर जैसे कहते हैं ना से एक कल्चरल ट्रूप लेके जा रहे हैं। कल्चरल ट्रूप क्या होता है, ट्रूप मीन्स कि हम हमारा एक ट्रूप ऑफ डांसर्स है, ट्रूप ऑफ आर्टिशियंस है जो फॉरेन कंट्री में जाके कुछ लर्निंग करना चाहता है, कल्चर लर्न करना चाहता है। तो उसके लिए हमें किसकी परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। इसको याद करने का तरीका है, इससे रिलेट करके देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर के लिए कल्चरल टूर के लिए हमें इस डिपार्टमेंट की जरूरत है अप्रूवल। Second is remittance of prize money of sports activity other than by international, national or state body. अगर कोई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उनको रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी करना है, मतलब उनको फॉरेन कंट्री में जाके फॉरेन करेंसी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसके लिए उनको अगर यहाँ इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज लेके जानी है, रेमिटेंस करना है, और वो अमाउंट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन $1 लाख से एक्सीड करेगा तो ही उनको परमिशन चाहिए। अगर वो इससे कम होगा तो उनको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो किसकी चाहिए इसको परमिशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। नाउ यू कैन रिलेट दिस विद स्पोर्ट्स। ओके, इससे रिलेटेड हम अभी एग्जांपल भी करेंगे, सो यू कैन गेट अ बेटर इंसाइट ऑफ दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस। ओके, इसमें किसका चाहिए हमारे को अप्रूवल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस डिवीजन का। से P&I क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी मनी अगर हमारे को रेमिटेंस करना है फॉरेन एक्सचेंज में, तो हमारे को इंश्योरेंस डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है उसका परमिशन चाहिए।
इसके अलावा रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, तो इसमें किसका चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। अब ये तीनों पॉइंट में हमारे को एक ही मिनिस्ट्री चाहिए, वही मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का चाहिए। ओके। रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय पीएसयू, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चाहिए, मगर यहाँ चार्टरिंग विंग का लगेगा अप्रूवल। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू और सीआई बेसिस, तो इसमें भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टरिंग का चाहिए। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस बाय ट्रांसपोंडेंट्स ऑफ, ट्रांसपोंडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि जो टीवी चैनल्स दिखाते हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस केस में अगर हमारे को इनको कोई ट्रांस रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस करना है तो किसका अप्रूवल चलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे को अप्रूवल चाहिए। अब जो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं या तो कल्चरल टूर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स वाले से रिलेटेड, और ये रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस से रिलेटेड। देयर इज वन मोर, एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है? न्यूज़पेपर को बोलते हैं प्रिंट मीडिया। अगर हमने फॉरेन कंट्री में किसी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट किया अदर देन मतलब किसी भी काम के लिए, मगर वो तीन काम नहीं होने चाहिए। वो क्या काम है? टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग ग्रेटर देन $10,000 बाय स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो उसमें भी किसका लगेगा अप्रूवल? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल लगेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कर लेते हैं, आपको बेटर इंसाइट होगा इसका। मैसर सनराइज शटलर्स बैडमिंटन एकेडमी इन नोएडा। अब ये क्या है? ये प्राइवेट बैडमिंटन स्पोर्ट्स प्राइवेट एकेडमी है, ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट की है, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और ना ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है। ओके। इन तीनों के अलावा ये प्राइवेट बैडमिंटन एकेडमी है, और ये क्या करती है? बैडमिंटन कोचिंग देती है। इट कोचेज यंग बैडमिंटन एस्पिरेंट्स इन नोएडा एंड कंडक्ट्स वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। इन दिसंबर 2023 उसने ये सोचा कि हम एक बैडमिंटन टूर्नामेंट कराएंगे कैलिफोर्निया में, जो कब होने वाला है? मार्च 24 में। अब इसके लिए इन्होंने कुछ प्राइस मनी फिक्स करी। वो कहती थी कि हम विनर को देंगे $40,000 और रनर अप को देंगे 11,000, यानी कि टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ $51,000। अब इनको इतना प्राइज मनी जो है रेमिटेंस चाहिए। अब बताइए कि आप किसका अप्रूवल लगाएंगे? कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ फेमा, किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का लगेगा, या कोई परमिशन की जरूरत नहीं है? तो चलिए आंसर देखते हैं। इसमें हमें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। द आंसर इज डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्राइज मनी $1,00,000 से कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल 2 ऑफ सीयूटी रूल्स 2000 में लिखा है कि कोई भी प्राइवेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर कोई एकेडमी है और उसको प्राइज मनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए प्राइज मनी रेमिट करने के लिए, तो उसमें उसको परमिशन लेने की जरूरत तभी है जब वो $1,00,000 से एक्सीड करेगा। अगर वो उसकी लिमिट से कम है तो हमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी से भी। अगर वो $1,00,000 से एक्सीड कर जाता है तो किसका अप्रूवल लगेगा? उसका लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मगर हमारे प्रेजेंट केस में सिर्फ $51,000 ही उनको लेके जाने हैं, रेमिटेंस चाहिए, तो इस केस में हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट शेड्यूल 1 पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि क्या है? टोटली प्रोहिबिटेड है। मींस इसमें ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब किसी का भी अप्रूवल की जरूरत नहीं लग है। मतलब ये ट्रांजेक्शन के लिए आप रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज का नहीं कर सकते। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, लाइक रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, जैसे लाइक हॉर्स रेस वगैरह होती है, राइडिंग होती है, या फिर कोई सिमिलर टाइप ऑफ हॉबी होगी, इसका रेमिटेंस ऑफ इनकम आप नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज में। रेमिटेंस फ्रॉम परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड और प्रेस्क्राइब मैचेस, फुटबॉल और पूल्स और स्वीप स्टिक्स, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज मेंशन है जिसके लिए टोटली प्रोहिबिशन है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है, चेंज होती रहती है, धीरे धीरे चेंज होती रहती है, मतलब एज फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ चेंज कर सकती है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराती हूँ। देखिए, मिस्टर राजन एंड इंडियन नेशनल हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। किस काम के लिए चाहिए? पहली चीज, रेमिटेंस ऑफ $60,000 आउट ऑफ विनिंग ऑफ लॉटरी टिकट। नाउ उसको $60,000 जो है उसका रेमिटेंस करना है, और वो पैसा कहाँ से आया? विनिंग और लॉटरी टिकट, उसने लॉटरी का टिकट जीता था, उसमें उसको $60,000 थे और उसका रेमिटेंस इसको कराना है। दूसरा, €1 लाख फॉर सेंडिंग कल्चरल ट्रुप, कल्चरल ट्रुप भेजना है उसे, ग्रुप ऑफ डांसर्स हैं जो कल्चरल ट्रिप के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? फ्रांस। अब एडवाइज मिस्टर राजन वेदर ही कैन गेट द फॉरेन एक्सचेंज एंड इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस। सो लेट्स सी द आंसर। पहली चीज,
शेड्यूल 1 ऑफ सीयूटी रूल्स 2000 में क्या लिखा है कि कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जिसमें रेमिटेंस टोटली प्रोहिबिटेड है और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज इज स्पेसिफिकली कंसिडर्ड एज प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। तो इससे रिलेटेड कोई भी फॉरेन एक्सचेंज आप किसी के भी अप्रूवल से इंडिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल 1 में क्लियरली मेंशन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, शेड्यूल 1 के अंदर रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स इज प्रोहिबिटेड, करेक्ट। जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहता है कि एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 2, जो शेड्यूल 2 के अंदर कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसी एंट्रीज हैं कि कुछ कामों के लिए हमारा किसका अप्रूवल लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगेगा। अब ये किस काम के लिए जा रहा है, कल्चरल टूर के लिए जा रहा है। कल्चरल टूर के लिए जो इसका ट्रुप जा रहा है उसमें किसका परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहिए, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। मगर इसमें कोई अमाउंट का कोई भी मेंशन नहीं है, अमाउंट कोई मैटर ही नहीं करता इसमें। अगर कल्चरल टूर जा रहा है तो आप इनका परमिशन लीजिए और रेमिटेंस कराइए। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर आरबीआई प्री अप्रूवल। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेड्यूल 1 में टोटली प्रोहिबिटेड एंट्री थी, शेड्यूल 2 में प्रोहिबिटेड नहीं है मगर उसमें अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। शेड्यूल 3 में वो एक्टिविटीज हैं जिसमें किसका परमिशन चाहिए, आरबीआई। ये है ना, आपको ध्यान रखनी है ये चीज। अब शेड्यूल 3 में पढ़ लेते हैं कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो इंडिविजुअल्स के बारे में, राइट। ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लिमिट याद रखनी। इंडिविजुअल्स जो हैं वो दे कैन ऑब्टेन द फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस विद इन द लिमिट ऑफ 2,50,000 ओनली। इट मींस कि अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस करा 2,50,000 तक का, तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बट एज सुन एज इट एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज, सॉरी 2,50,000 तो हमें किसका परमिशन चाहिए, हमें परमिशन चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, करेक्ट। अब हम एक एक करके समझते हैं। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान को हम इंडिया का पार्ट ही मानते हैं, ये इंडिया का पार्ट है एक तरीके से, इसको हम फॉरेन कंट्री नहीं मानते। इसके अलावा हम दुनिया में कहीं भी जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, घूमने जाएं या किसी और काम के लिए जाएं, और उसके लिए हमारे को फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी चाहिए, प्रोवाइडेड अगर वो $250,000 तक है तो हमें किसी का परमिशन नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर इस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो हमें किसका अप्रूवल चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चाहिए, करेक्ट। सेकेंड इज गिफ्ट एंड डोनेशन, एमिग्रेशन। नाउ व्हाट इज एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब है हम अपना कंट्री छोड़ के किसी बाहर वाले कंट्री में हम परमानेंट सेटल होने की सोचते हैं। अगर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, सपोज एक इंडियन है, वो इंडिया छोड़ के यूएस जाना चाहता है, परमानेंट सेटल होना चाहता है, और उसको साथ में फॉरेन एक्सचेंज लेके जानी है, तो 2,50,000 तक फ्रीली ले जा सकता है, मगर इसके बियॉन्ड उसको आरबीआई की परमिशन चाहिए। इसी तरीके से अगर हमारा कोई क्लोज रिलेटिव अब्रॉड रहता है, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें पैसा भेजना है, तो हम इतना इस लिमिट के अंदर बिना परमिशन के पैसा भेज सकते हैं। ट्रैवल फॉर बिजनेस, अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, स्पेशल ट्रेनिंग, मीटिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल चेकअप, ठीक है। हम मेडिकल चेकअप अब्रॉड और अकम्पनिंग पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर चेकअप और मेडिकल ट्रीटमेंट, हम किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट बन के किसी मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अपने साथ कितना फॉरेन एक्सचेंज ले जा सकते हैं, इतना $2.5 लाख। इससे बियॉन्ड ले जाएंगे तो किसका परमिशन चाहिए, रिजर्व बैंक का, करेक्ट। एक्सपेंसेस फॉर टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट कराना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड तो भी। स्टडिंग अब्रॉड, अगर हम इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई भी और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, तो हमें $2.5 लाख तक कोई नहीं रोक सकता। इसके बियॉन्ड अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए देन वी रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं, लाइक परमिशन के अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं जो हमारे को पूरी करनी होती है। अब हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, करेक्ट। ये मैं एग्जांपल करा रही हूँ आपको शेड्यूल 3 से रिलेटेड। मिस श्रेया एक इंडियन रेजिडेंट है और वो इंडिविजुअल है और उनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अब हम पहला सिचुएशन देखते हैं, किस लिए चाहिए उनको, उनको चाहिए $1,50,000। क्यों चाहिए, क्योंकि वो इंडिया से बाहर जा रही है, इंजीनियरिंग करना चाहती है, MIT यूएसएस में उनका एडमिशन हो गया और वहां के लिए उनको पैसा चाहिए, करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट गिवन बाय फॉरेन यूनिवर्सिटी, एस्टिमेट जो है कि $1.5 लाख चाहिए, किसने दिया, एस्टिमेट दिया है फॉरेन यूनिवर्सिटी ने। अब आप एडवाइस कीजिए मिस श्रेया को कि क्या वो फॉरेन एक्सचेंज ले जा सकती है एंड अंडर व्हाट कंडीशन। अब हम सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। रेमिटेंस फॉर स्टडिंग अब्रॉड,
मिस श्रेया कैन ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ दिस विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। क्यों परमिशन की जरूरत क्यों नहीं है? पहली चीज तो ये ट्रांजेक्शन रेमिटेंस फॉर स्टडी अब्रॉड कवर होता है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें $2.5 लाख तक फ्री होता है, उसके ऊपर हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। अब ये $2.5 लाख से कम ले जाना चाहती है, तो क्या ले जा सकती है? यस ले जा सकती है, बिना किसी परमिशन के ले जा सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोवाइडेड एस्टिमेशन इज गिवन बाय इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, वहां के इंस्टीट्यूट में एस्टिमेशन बना के दिया। मगर अगर ये $2.5 लाख से एक्सीड करेगा तो हमें स्पेशल परमिशन अप्रूव करानी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि उनको गिफ्ट रेमिटेंस कराना है कितना, $50,000 का केवल। क्या ये करा सकती है? यस करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है, क्योंकि ये भी शेड्यूल 3 में कवर होता है। ये देखिए शेड्यूल 3 के सेकंड पॉइंट में कवर एक्टिविटी है कि आप गिफ्ट और डोनेशन दोनों कर सकते हो अप टू $2.5 लाख। तो ये अमाउंट तो $2.5 लाख से कम है, तो इस केस में भी उनको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए नो परमिशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज विद इन द सेट लिमिट ऑफ $2,50,000। ओके, एक और केस देख लेते हैं। मिस रीटा इज सफरिंग फ्रॉम क्रिटिकल लीवर डिजीज, इनका लीवर डैमेज हो गया जी। अब ये अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराना चाहती है, कहाँ से? यूएसए से। ओके, एडवाइस हर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट शी कैन रेमिट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। अब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके लिए कहाँ बात की गई है? ये बात की गई है शेड्यूल 3 में। ठीक है, इसके बारे में भी ये कहा गया है कि मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने बाहर कराना है तो हम कितना पैसा फॉरेन एक्सचेंज ले जा सकते हैं, कितना रेमिटेंस करा सकते हैं? मैक्सिमम करा सकते हैं $2,50,000। विदाउट परमिशन तो इतना करा सकते हैं, मगर अगर इस अमाउंट से भी ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे? देखिए रीटा इज फ्री टू रेमिट फॉरेन एक्सचेंज अप टू 2,50,000 विदाउट सीकिंग एनी परमिशन, किसी की परमिशन के बिना वो ऑथराइज डीलर से जाके, यानी कि मनी चेंजर से या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से ऑथराइज डीलर से $2.5 लाख कन्वर्ट करा के यूएस आराम से जा सकती है, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट आराम से करा सकती है। मगर अगर ये अमाउंट इनको इससे ज्यादा चाहिए तो वो क्या करेंगी? तो उनके लिए रिजर्व बैंक की परमिशन ग्रांट कराना होगा, और उसके साथ साथ हमें क्या लगाना है? एस्टिमेट गिवन बाय डॉक्टर्स इन इंडिया और अब्रॉड। ये एस्टिमेशन लिखवाने के साथ साथ उनको आरबीआई का परमिशन भी चाहिए होगा अगर उनको फॉरेन एक्सचेंज इससे ज्यादा चाहिए है तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आवर FEMA टॉपिक हैज बीन absolutely completed. So you can visit us for Maha Combo Pack on ambitiousbaba.com, and that's all for the day. Thank you so much. Have a nice day.